नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इतिहास को एससीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद और यह टॉपिक बिहार एससीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री यूनिट 1 से लिया गया है। और इस टॉपिक में जो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे हम कवर करेंगे और यह टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम के लिए उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है। सिर्फ आपका काम यही है कि जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वीडियो में उसे अपनी कॉपी में लिखना और उसे रिविजन करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो मार्क किया गया है। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है और यह एक ऐसी भावना है जिसके किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना बनाती है। तो इसे ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना बनाती है। तो अब आप समझ गए होंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर। तो पहला पॉइंट निकल के आता है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण। बीजारोपण मतलब होता है शुरुआत। यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था, लेकिन राष्ट्रवाद स्पष्ट और प्रबल रूप से फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में दिखाई दिया। तो याद रखिएगा कि स्पष्ट और प्रबल रूप फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में दिखाई दिया। तो ये था 2 पॉइंट जो आपको बता दिया गया। अगला हमारा पॉइंट है नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन ने की थी। याद रखिएगा इसे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्रित हुई थी। इस पॉइंट से 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न यह बन रहा कि यूरोप की विजयी शक्तियां कहाँ एकत्रित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और यह कब एकत्रित हुई थी? 1815 में। 2 प्रश्न बन गए। और तीसरा प्रश्न यह बन रहा कि यूरोप की किसके पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन के पतन के बाद। तो इससे 3 प्रश्न बन रहे हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी 2 प्रश्न बनेंगे, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है। पहला क्वेश्चन बन रहा कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिख ने की। और दूसरा प्रश्न यह बन रहा वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा प्रश्न यह बन रहा कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मेटरनिख थे। और ये वाला तो आपको बता ही गया कि सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। अब जानते हैं हम लोग मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो ध्यान से सुनिएगा। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था पुनर्स्थापित करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। और अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। किस सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा वियना सम्मेलन के माध्यम से। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है इससे। तो याद रखिएगा कि वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई।
अगला हमारा प्रश्न बन रहा है इस पॉइंट से कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मेटरनिख के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था पुनर्स्थापित की गई। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी प्रश्न बन रहा कि फ्रांस में किस व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वियना व्यवस्था के तहत। तो याद रखिएगा फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया और लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। और लुई 18वां ने प्रतिक्रियावादी सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा उसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे हैं। अब जानते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया इससे भी प्रश्न बन रहा, तो प्रश्न निकल के आ सकता है कि किसके द्वारा फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स एक्स या चार्ल्स 10 भी बोल सकते हैं। तो याद रखिए चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया और उसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो इसे यह प्रश्न बन रहा कि फ्रांस में गृह युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा 28 जून 1830 ईस्वी को, और इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। और फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लोएंस वंश को गद्दी सौंपी गई। तो इस पॉइंट से यह प्रश्न बन रहा, ध्यान से सुनिएगा, फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को गद्दी सौंपी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्लेयंस वंश को गद्दी सौंपी गई। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आर्लेयंस वंश को गद्दी सौंपी गई थी बुर्बो वंश के स्थान पर फ्रांस जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप। अब जानते हैं 1830 की क्रांति का प्रभाव। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक प्रभुत्व के सिद्धांत की देन थी और इस क्रांति ने यानी कि 1830 की क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। अगला क्रांति है 1848 की क्रांति। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, लुई फिलिप ने सन 1840 में गोजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और इसी में एक बेसिक पॉइंट भी है कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था परंतु बहुत ही महत्वाकांक्षी भी था और उसने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गोजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में क्रियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया और 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। और उसी बीच नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के लिए अधिक गारंटी दी। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किए और काम के अधिकार की गारंटी दी। और गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन एक सुधारवादी नेता लुई ब्लॉक था जो शीघ्र ही दोनों में मतभेद हुए और जिसके कारण लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अगला टॉपिक है हमारा इटली का एकीकरण। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा।
तो फर्स्ट में जो पॉइंट हाईलाइट किया गया यह बेसिक जानकारी के लिए है कि नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अगला जो पॉइंट बताया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने 3 गणराज्यों में गठित किया। पहला था सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा था लिगुलियन और तीसरा था ट्रांसपेडेन। तो इसे याद रखिएगा कि नेपोलियन ने 3 गणराज्यों को गठित किया था विजय के बाद, इटली विजय के बाद। तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने कितने गणराज्यों को गठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गणराज्यों को गठित किया था, जिसमें सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन था। और दूसरा प्रश्न इसमें ये भी बन सकता है कि किस विजय के पश्चात नेपोलियन ने 3 गणराज्यों को गठित किया था? जिसमें थे साइप्रस गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली विजय के पश्चात। तो इससे 2 प्रश्न बन रहा है, इसे याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेपोलियन के पतन। तो याद रखिएगा नेपोलियन का पतन 1814 में हुआ था और इसके पश्चात वीना कांग्रेस यानी 1815 में वीना कांग्रेस के द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों यानी पीडपाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। तो इसमें इस पॉइंट को याद रखिएगा कि नेपोलियन का पतन 1814 में हुआ था और वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों में एकीकृत किया गया था और ये 2 राज्य थे पीडपाउंट और सार्डिनिया। तो एक बार फिर से बताया जा रहा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों पीडपाउंट और सार्डिया के द्वारा एकीकृत किया गया था। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे थे और एक गुट दल कार्बेनिया का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य था कि छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य स्थापित करना और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। तो प्रश्न निकल कर आ सकता है कि मेजनी का संबंध किस दल के साथ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनारी। तो ये इसका दल ये था कार्बोनारी। अब जानते हैं मेजनी के बारे में। तो यहाँ पर मेजनी के बारे में बताया जा रहा। तो मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था। और अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा और इसके बाद इटली की राजनीतिक में पुनः मेजनी का आगमन हुआ और मौजनी संपूर्ण बाद इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पीडपाउंट का शासक चार्ल्स अल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलयन चाहता था। तो ये सब जो पॉइंट आपको अभी बताया गया ये सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स अल्बर्ट की पराजय हो गई और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई। अगला टॉपिक है हमारा एकीकरण का द्वितीय चरण। इसमें जो पॉइंट बताया जा रहा, पहला पॉइंट है कि इटली में सार्डिनिया पीडपाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल। तो इटली में सार्डिनिया पीडपाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल को नियुक्त किया गया था और राष्ट्रवादी विचारों का था यह। और विक्टर ने अपने क्रियान्वयन के लिए काउंट कावूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
तो एकीकरण का द्वितीय चरण में सिर्फ यही है कि 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल रहे और इटली में सार्डिनिया पीटपाउंड का नया शासक विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा और अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ये जो पॉइंट था वो आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर बताया गया है काउंट काबूर के बारे में। तो काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 1853 और 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में हस्तक्षेप किया था। तो इसे ऐसे याद रखिएगा कि काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 1853 और 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि उसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरिस के शांति सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। और यहाँ पर अगले पॉइंट में बताया गया है कि काबूर ने नेपोलियन थर्ड से भी एक संधि की जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीटपाउंड को सैन्य समर्थन देने का वादा किया और बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासतें काबूर ने फ्रांस को देने स्वीकार कर लिया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1859 और 60 में ऑस्ट्रिया और पीटपाउंड में सीमा संबंधित विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। तो इसमें यह प्रश्न बन सकता है कि 1859 और 60 में पीटपाउंड और ऑस्ट्रिया और पीटपाउंड में युद्ध का कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा संबंधित विवाद। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि 1859 और 60 में ऑस्ट्रिया और पीटपाउंड के बीच विवाद के कारण युद्ध का आरंभ का क्या कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा संबंधित विवाद। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली रोम तथा वेनिसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुएल को शासक माना। अब जानते हैं गॉरिबोल्डी के बारे में। तो यहाँ पर गॉरिबोल्डी के बारे में बताया जा रहा। गॉरिबोल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। तो इसमें बस यही याद रखिएगा कि गॉरिबोल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था और लेकिन बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। आप चित्र में देख सकते हैं गॉरिबोल्डी। अगला हमारा पॉइंट यह निकल कर आता है कि 1862 ईस्वी में गॉरिबोल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब काबूर ने गॉरिबोल्डी की इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पीटपाउंड की सेना भेज दी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रश्न बन सकता है गॉरिबोल्डी को दक्षिण क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुएल के द्वारा भी दिया गया, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया। तो इससे यह प्रश्न बन सकता है कि गॉरिबोल्डी को दक्षिण क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुएल के द्वारा दिया गया था। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ सकता है कि त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गॉरिबोल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी थी। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे यह प्रश्न निकल कर आ सकता है कि किसने गॉरिबोल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया और उनकी जीवनी लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने ऐसा किया था। गॉरिबोल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया और उनकी जीवनी लिखी थी लाला लाजपत राय ने। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट निकल कर आता है रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुएल के द्वारा किया गया।
तो इससे यह प्रश्न बन सकता है कि रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुएल के द्वारा। तो इसे भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब छिड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1870 और 71 के बीच में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ा था। और इस प्रकार 1871 ईस्वी का इटली का एकीकरण मेजनी, कावूर, गौरीबोल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुएल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। और इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी। अब जानते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रिया चल रही थी। और जर्मन और इटली का एकीकरण, दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रश्न भी बन सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघों का निर्माण किया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। याद रखिएगा, जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। और दूसरा प्रश्न निकल कर आ सकता है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था राई राज्य संघ का निर्माण। और इसमें इस पॉइंट को तो आप लोग को बता ही दिया गया कि जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है, क्योंकि 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राजसंघ का निर्माण किया था उन्होंने। अगला हमारा पॉइंट है, हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई थी। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई थी और आर्ट के कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। और शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा स्थापित की। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाइबर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। तो याद रखिएगा, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा स्थापित की और वाइबर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। और मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश को जारी किया था। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कार्लसवाद के आदेश को जारी किया था मेटरनिख ने। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जाल्वेनिया नामक आर्थिक संघ बनाया, और जिसके उद्देश्य यह था कि जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाए। तो याद रखिएगा, 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जाल्वेनिया नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय अदालतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया था। और इस पॉइंट में बताया गया है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर से भड़का दिया, और दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख के युग का अंत भी कर दिया था। और इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने वान गोर्गेन के नेतृत्व में मार्च 1848 को पुराने संसद सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया था। और यहाँ यह निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। तो ये भी पॉइंट कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है उतना खास, इसमें बस यही इम्पोर्टेंट है कि मेटरनिख के युग का अंत भी कर दिया गया था 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान।
अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। तो इससे भी प्रश्न निकल कर आ सकता है। अब यहाँ से बिस्मार्क के बारे में बताया जा रहा, तो बिस्मार्क प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था, और इसमें जो जो पॉइंट है वो आपको बताया जा रहा है। बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था। तो इसमें बस यही याद रखिएगा कि बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित था। और इस पॉइंट से प्रश्न बन सकता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, और कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करना शुरू भी किया था। अगले पॉइंट में बताया गया है कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेस्विंग और होल्स्टेइन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस पर डेनमार्क का नियंत्रण था, और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ अंत में। अगला हमारा पॉइंट निकल कर आता है, बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुएल से भी संधि कर ली, और इसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली ऑस्ट्रिया क्षेत्र पर आक्रमण कर देगा। और इस पॉइंट से प्रश्न भी बन सकता है, यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में किसके खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी थी, और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह से पराजित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसा के खिलाफ। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी थी, और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह से पराजित हुआ था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई थी। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये वाला, इससे प्रश्न निकल कर आ सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, किस संधि के द्वारा फ्रांस और प्रसा के बीच शांति स्थापित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा फ्रांस और प्रसा के बीच शांति स्थापित हुई। और यह फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 को। तो इससे दो प्रश्न हो गए। और तीसरा प्रश्न यह बन रहा कि फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो राष्ट्रों के बीच हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो राष्ट्रों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच। और कब हुआ था? 10 मई 1871 को। तो इससे 3 प्रश्न बन रहे हैं, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, इससे भी प्रश्न बन रहा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जर्मनी 1871 तक एक राष्ट्रीयकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया था। तो प्रश्न निकल के आ सकता है कि जर्मनी ने यूरोप में राजनीतिक मानचित्र में स्थान कब प्राप्त किया था? जब राष्ट्रीयकृत किया गया तो 1871 में। तो याद रखिएगा 1871 में जर्मनी ने यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान प्राप्त किया। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। तो इससे भी याद रखिएगा कि सर्बिया का जन्म बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार और स्लाव जाति के संगठन से हुआ था। अगला टॉपिक है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यहाँ पर यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडेसा नामक स्थान पर। तो याद रखिएगा, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की गई थी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था।
तो इससे प्रश्न भी बन सकता है कि तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि किसके नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था। तो अलेक्जेंडर चिपसिलांड के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था और यह 1821 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बन सकता है, तो इसे भी ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। तो इस पॉइंट को भी वीवीआई कर ही लीजिएगा कि अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई। तो याद रखिएगा 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई थी, या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी, 1829 में, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुत्ता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात हुई थी। तो फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि किस संधि के द्वारा, यानी किस संधि के द्वारा यह तय किया गया कि तुर्की की नाम मात्र की प्रभुत्ता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात कही जाएगी। तो एड्रियानोपल की संधि के द्वारा ऐसा किया गया था और यह कब किया गया था, 1829 में। और इस पॉइंट में ये बताया गया है कि 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था और बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। अगला पॉइंट है हंगरी। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताया जा रहा। तो 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसूथ तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था और कोसूथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तो एक बार फिर से इसे रिपीट किया जा रहा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ये हंगरी की बात हो रही है। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1848 के क्रांति के प्रभाव से। और क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व कोसूथ और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी द्वारा किया जा रहा था और कोसूथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। अगला है पोलैंड। तो पोलैंड में भी राष्ट्रीय भावना के कारण रूसी शासक के विरुद्ध युद्ध शुरू हो गया और 1830 की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, और परंतु इसे इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं की और इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट दिया गया है। अगला है बोहेमिया। तो बोहेमिया जो ऑस्ट्रिया शासक के अंतर्गत था, वे भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा उस पर भी, और बोहेमिया के बहुसंख्यक चौक जाति के स्वायत्तता शासक की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था। अब यहाँ पर उसके परिणाम को बताया गया है। जो ऊपर में जो आंदोलन क्रांतिकारी हुए उनके अब परिणाम को यहाँ पर बताया गया है और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। तो इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद के द्वारा प्रादुर्भाव ने यूरोप को ही नहीं पूरे विश्व को जागरूक बनाया था और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे और इसी प्रभाव से उन्होंने जोकोबिन क्लब की स्थापना करवाई एवं स्वयं उसका सदस्य बना। तो इससे प्रश्न निकल कर आ सकता है कि टीपू सुल्तान किस क्रांति से काफ़ी प्रभावित होकर जोकोबिन क्लब की स्थापना करवाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर उन्होंने जोकोबिन क्लब की स्थापना करवाई थी। और दूसरा यह पॉइंट निकल के आ सकता है, जोकोबिन क्लब की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के द्वारा करवाया गया था। और टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित होकर जोकोबिन क्लब की स्थापना करवाई थी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। तो इससे लगभग 3 प्रश्न बन रहे हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। और यह भी कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने
श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। और दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेतृत्व में भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागाना शुरू किया गया। और इसके उदाहरण हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद और राष्ट्रवाद संबंधित अपने विचारों को 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी रुचि लेते थे और उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद और राष्ट्रवादी संबंधित अपने विचारों के कारण ही 1821 ईस्वी की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया और 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया। और कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नज़र आने लगे थे। तो ये थे इनके परिणाम, जो मेन पॉइंट था परिणाम का वो आपको बता दिया गया। और इसमें ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैसूर वाला, तो इसे याद रखिएगा। और आगे जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बता दिया जा रहा, एक में ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। अगर आप संतुष्ट ना हो तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप वहां से भी इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं, कुछ प्रश्न है उसे भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यूरोप के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक की पुनर्व्यवस्था वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हैब्सबर्ग। सेकेंड क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, कॉर्बोनरी से। फोर्थ क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रूस। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध रूस था। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का घ, गृह मंत्री के रूप में। छठा हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप भी दे सकते हैं, गौरीबोल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नाविक। तो याद रखिएगा, गौरीबोल्डी पेशे से नाविक था। अगला हमारा क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 18वां। तो याद रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण लुई 18वां के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 है कि आठवां क्वेश्चन है कि जालवेरिन एक संस्था थी, तो किसकी संस्था थी? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। तो याद रखिएगा कि जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। 9वां हमारा क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। याद रखिएगा, 9वां का आंसर हो जाएगा ग, बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1870 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1870 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यूनान। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1829 की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ये सब आपको बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। तो याद रखिएगा, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि तुर्की देश के साथ हुई थी। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आप संतुष्ट ना हो तो आप इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं, इसका PDF टेलीग्राम पर आपको भेज दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।